जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनी हुकूमत का झंडा लगा ही लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबाई हैसियत देने का वादा दोहराया। ये वादा वफा करने में वो कितने कामयाब होते हैं और ऐसा करने में उनकी हुकूमत को कौन कौन से आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेना होगा, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। दूसरा हिस्सा साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के BBC को इंटरव्यू के हवाले से, जो न सिर्फ मरकजी मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। एक तरफ मुल्क में PDM के सियासी जलसों ने जहां माहौल को खासा गर्मा कर रखा हुआ है, बज़ाहिर लग रहा है कि बिलखुसूस नून लीग ने अब तक जो सियासी तगोदो की, इस सिलसिले में डार साहब ने इंटरव्यू देकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। क्या वाकई ऐसा हुआ? हमारे एक्सपर्ट्स भी इससे इत्तफाक करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आखिर में बात कोरोना वैक्सीन की, जिसके हवाले से हुकूमत का फैसला है कि ये लोगों को बिला मुआवजा फराहम की जाएगी, लेकिन क्या ये अमली तौर पर भी मुमकिन हो पाएगा? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर साहब नासिर चौथाई साहब। एनवीस बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। साथ ही साथ तज्जियाकार जैगम खान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में सहाफ़ी तज्जियाकार रज़ा रूमी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी और आईनी हैसियत देने के हवाले से, एक सूबा बनाने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर से अपने इस वादे को दोहराया है। पहले क्या कहा था, आज क्या कहा है, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मेरे ख्याल में कि हम जो इंशाल्लाह हमारी ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हम अब जिस रास्ते पे, जिस रुख पे गिलगित बल्तिस्तान को अब हम डालेंगे, ये सब इंशाल्लाह अवाम की ज़िंदगी बदल जाएगी। जो चीज़ें हमने फ़ैसला किया कि हम आपके लिए क्या काम करेंगे, अब नई हुकूमत आई है, क्या करेगी आपके लिए, तो सबसे पहले तो जो प्रोविजनल स्टेटस है उसके ऊपर फौरी तौर पे काम करेंगे, ताकि जो एहसास महरूमी रही है अब तक यहाँ, वो दूर की जाए। कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमज़ोर तबके को उठाया जाए। जो कि वही वादा है जो इलेक्शन से पहले किया गया और ये वही वादा है जो इलेक्शन के बाद खान साहब ने जब हुकूमत बनाई है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आईनी और कानूनी पहलू देखे जाएं तो क्या आईनी तरमीम, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से करने की कैपेसिटी रख सकती है अपोजिशन के बगैर? नासिर चौथाई साहब फरमाइएगा, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं मुल्क में सियासी, ऐसे में PTI अपना ये वादा पूरा करेगी? अच्छा, जो आपने पूछा ना क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो खुद पूरा कर सके, तो मेरा ख्याल है नहीं। उसके पास इतनी अददी बरतरी नहीं है कि वो आइन में ख़ुद तरमीम कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है इस मौजू पर तमाम पार्टी मुत्तफ़िक़ हैं कि एक अबूरी सूबा बनना चाहिए इसको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या और दूसरे लोग हों, सब मुत्तफ़िक़ हैं, सब वादे कर चुके हैं वहाँ के अवाम से। और लेकिन इसके कहते ना कि देखें क्या गुज़रे है कतरे पे गुहर होने तक, ये एक बड़ा मसला है हमारे सामने। इसमें 2-3 बातें आएंगी जो ज़ाहिर है हुकूमत के सामने होंगी, लेकिन हमें भी उस पर बात कर लेनी चाहिए। पहले तो आइनी तरमीम में लाना पड़ेगी आपको, नए इलाके पाकिस्तानी इलाके में शामिल करने के लिए एक आइनी तरमीम जो कंडीशनल हो। जैसे अक्साई चीन का आपका एक वो है मुआहदा है कि ये चीन के पास रहेगा हत्ता के इस्तिफ़ा भी राय हो जाए और उसका कतई फ़ैसला हो जाए। तो ये अबूरी सूबा, मेरा ख्याल है जो वर्डिंग होंगे कि ये पाकिस्तान का अबूरी सूबा होगा उस वक़्त तक जब तक इस्तिफ़ा भी राय में मसला कश्मीर का कोई हतामी नतीजा नहीं निकल जाए। और ये सलामती कौंसिल का जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक होगा, इसमें मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात
कश्मीरी क़यादत से बातचीत करना होगी आपको जी। कश्मीरी क़यादत में ख़ास इख्तलाफात हैं इस पर, वो बुरा माने में उनको सदमा है। आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर वाले भी, उनको ये है कि जो एक कॉम्पैक्ट पोजीशन थी मसला कश्मीर की, उसको आप डैमेज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। हम बहुत क्लियर हैं इस बारे में कि हम जम नहीं कर रहे, हम कंडीशनली उसको बना रहे हैं सूबा कि जब इस्तिस्वाब राय होगा तो वो जो चाहें फैसला करें कश्मीर के अवाम। हम वो भेड़ बकरियां थोड़ी हैं बकौल जवाहरलाल नेहरू के, जो बाद में मुकर गए अपनी बातों से, कि कश्मीरी अवाम भेड़ बकरियां नहीं हैं कि हम उनको जहाँ चाहे ले जाएं। तो यहाँ भी यही है, हम एक अबूरी इंतज़ाम कर रहे हैं, आइन इंतज़ाम कर रहे हैं, और शायद ये मेरा ख्याल है मंजूर हो जाएगी पार्लियामेंट में भी बहुत आराम से। लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब की जमात को मुज़ाकरात के रास्ते खोलना होंगे। ब्रिगेडियर साहब, एनबीसी ने कहा कि मुज़ाकरात के रास्ते खोलने होंगे, लेकिन चूंकि पहले तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के अदवार में भी इस पर मुत्तफिक थीं, तो अब भी वो इतनी कोई रखना नहीं डालेंगी। लेकिन टेक्निकली उन्होंने कहा कि कश्मीर कॉज को देखें, आज़ाद कश्मीर के लोग भी खफाएं, मकबूजा कश्मीर के लोग भी खफाएं, फिर यूएन रेजोल्यूशन भी है, उसकी बेस पर अगर हम चलें तो वादा पूरा कर पाएगी पीटीआई? देखिए, पहले तो ये डिसाइड कर लें, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रिया के इस गिलगित बल्तिस्तान से आज़ाद कश्मीर का क्या लिंक है और मकबूजा कश्मीर का क्या लिंक है। पहले तो ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ने बुनियादी तौर पर डोगरा रूल को ख़त्म किया था। वहाँ पे एक इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने आज़ादी का फ्लैग जिस वक्त बुलंद किया, तो अगर आपको याद होगा तो उन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग पाकिस्तान के साथ जो है मिलने का उसी वक्त अनाउंसमेंट कर दी थी। कश्मीर का सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। कश्मीर की सिचुएशन ये है कि कश्मीर को इंडिया ने अनेक्स किया हुआ था बाय महाराजा रूल, और वो आज़ाद कश्मीर तक भी आता था। आज़ाद कश्मीर से दस्ते उठे, उन्होंने जहां तक आज़ाद कराया वहां तक आज़ाद कश्मीर हो गया, जहां तक उनको वापस आ गए वो मकबूजा कश्मीर हो गया। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी ट्रेडिशनली माजी में एक अलग गवर्नमेंट रही है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रही है, चाहे वो अपना जिस तरह भी आप देखें, लेकिन वहां पे एक चीफ मिनिस्टर रही है, और वो अपने स्टेट अफेयर्स को बाकी सब्जेक्ट के अलावा, डिफेंस कम्युनिकेशन और जो चीजें थी उनके अलावा उनको रन करते रहे। So they have been operating under yoke of Indian influence, but they have been operating as a separate government. आजाद कश्मीर के अंदर भी यही स्टेटस है। आजाद कश्मीर में एक असेंबली है, आजाद कश्मीर में मिनिस्ट्रियल रिलेशनशिप है। आजाद कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 पोस्टें होती है, अपना 3 पोस्टें होती है जो पाकिस्तान पूरी करता है। एक होता है आईजी आजाद कश्मीर, एक होता है चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर, और एक फाइनेंस सेक्रेटरी होता है जो हुकूमत पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट यानी पाकिस्तान से जाते हैं, क्योंकि एक लिंकेज क्रिएट करना होता है आपने बहुत सारी चीजों में। बाकी सारे जो होते हैं वो वहीं के ऑफिसर्स होते हैं या उनके जो निकले होते हैं सीएसएस अकेडमी से वो जाते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर आपने आजाद कश्मीर को उसको इस वक्त इंडिपेंडेंट हुकूमत दे दी थी या एक हुकूमत दे दी थी, तो आपका डिमांड क्या होनी चाहिए था? अगर आप लिंक करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में भी इस किस्म का सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए फिर उनको क्यों डिप्राइव किया गया? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की लाइन में देखेंगे तो ये तीनों चीजें एक लाइन में फिर आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अंदर कोई डायकॉटमी नहीं है। आप पोल में इस्तफ्ताब राय में जाने से पहले कश्मीर के अंदर एक गवर्नमेंट काम कर रही है, इसी तरह एक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और वो यूएन की जो रेजोल्यूशन है उनकी लाइन में होगी। अव्वल तो गिलगित बल्तिस्तान इस्तफ्ताब राय में आएगा ही नहीं। अगर इस्तफ्ताब राय में कोई चीज आएगी तो वो जम्मू कश्मीर और आजाद कश्मीर आएगा, क्योंकि जब आप करारदादें पढ़ती है मुख्तलिफ और नेहरू के जमाने की या उसके हिसाब से वो कहते हैं आप इनिशियल जो करारदाद थी वो इनिशियल जो कि आप विड्रॉल ऑफ फोर्सेस करें फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ आजाद कश्मीर एंड फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने कहा, लेकिन वो नहीं हुआ। वहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है। मतलब आपने यहाँ क्लैरिफाई भी कर देगी कि कश्मीर कॉज में और ये गिलगित बल्तिस्तान में कितना फर्क है अगर हम इसको टेक्निकली देखें। लेकिन पीटीआई चूंकि इस मामले पर अपनी पहले भी पेशरफ कर चुकी है तो वो इसको भी अब आगे लेकर चलेगी। अजहर उम्मीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सब थैंक फॉर जॉइनिंग अस। बात यहाँ पर हो रही है पीटीआई के वादे पूरे करने के हवाले से, जिस तरह से उसने इलेक्शन से पहले दावा किया था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो अबूरी सूबा बनाएंगे। ये एक वो मामला है जिस पर अपोजिशन भी मुत्तफिक है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी इसे इंडोर्स करती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहैसियत हुकूमत ये वादा पूरा करेगी अपना? देखिए, जहाँ तक वादों के पूरे करने का ताल्लुक है तो उस पे रिकॉर्ड तो ताहम हनूज कितना कोई अच्छा नहीं रहा। कोई भी वादे हों, चाहे वो कर्जे ना लेने का वादा हो,
चाहे वो नौकरियां देने का वादा हो, मकान बनाने का वादा हो, तो नामालूम यहाँ पे क्यों ऐसी कोई फर्क होगा कि ये वादा पूरा हो जाएगा। और इस वादे की तकमील में बहुत सारी रुकावटें हैं जो कि कुछ तो एनबीसी ने भी जिक्र किया। सबसे बड़ी तो इसमें कानूनी और आईनी जो पेचीदगियां हैं उनको देखना पड़ेगा। पहली तो ये बात है कि ये सारी पार्टियों को मुत्तहद होकर पार्लियामान में 2/3 की अक्सरियत से आइन को अमेंड करना पड़ेगा और उसके लिए जाहिर बात है उसी ऑपोजिशन से बातचीत करनी पड़ेगी जिस ऑपोजिशन के साथ गवर्नमेंट काम ही नहीं करना चाहती। तो क्या वो अपनी पॉलिसी बदलेगी, उसमें कोई बदलाव दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी पेचीदगी जो है जिसकी अभी आप बहस भी कर रही थी और एक जवाब भी आ रहा था कि क्या ये जो फॉर्मर स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, जिसका ये हिस्सा थे गिलगित और बल्तिस्तान, और ये डिस्प्यूटेड इलाका जात हैं। और अगर एक तरफ तो हम हिंदुस्तान को इस चीज़ के ऊपर जो है क्रिटिसाइज भी करते हैं, दुनिया भी करती है कि उन्होंने यकतरफा तौर के ऊपर जम्मू और कश्मीर को जम कर लिया, अपना एक वो सूबा बना लिया है। तो फिर हम तो उसके खिलाफ हैं उस चीज़ के, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि हक़ खुद इरादियत हो इस पूरे खित्ते में। अब ये पेचीदा सवाल है, जैसे कि अभी कहा ब्रिगेडियर साहब ने, कि क्या गिलगित बल्तिस्तान उस हक़ खुद इरादियत की जद में आते हैं। इसके ऊपर भी डिवाइडेड ओपिनियन है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल उनको भी होना चाहिए, बहुत से लोगों का कहना है कि वो उससे बाहर हैं। तो ये तो खैर कानूनी माहिरीन जो हैं वही देखेंगे और जो आईनी कमेटी होगी या पार्लिमानी कमेटी होगी वो जायजा लेगी। इसलिए फिलहाल ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी ने भी अपनी गवर्नमेंट के दौरान एक नोटिफिकेशन इसी तरह जारी किया था कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा था कि भाई गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उसको सूबे का एक दर्जा फेडरेटिंग यूनिट होगा। फिर वहां पे ये जो लोकल इलेक्शन वगैरह भी हैं उसके बाद उनकी आगाज हुआ। तो बात यह है कि मैं जाती तौर पे तो बिल्कुल इस चीज़ के हक में हूँ। वहाँ के लोगों की डिमांड भी है, दरीना मुतालबा भी है, वो अपने हकूक, शहरी हकूक, आईनी हकूक चाहते हैं और बिल्कुल उनको मिलने चाहिए। लेकिन ये होगा तो ये मामला जो है इतना आसान नहीं है। वादे कर लेना आसान है ज़्यादा। सही, वादा करना आसान है, वादा निभाना मुश्किल है। ज़ैगम खान साहब, यहाँ पे अपोजिशन के किरदार की भी बात की रज़ा रोमी साहब ने, लेकिन वो अपोजिशन जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास, कोविड पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत के साथ बैठने पर तैयार नहीं है, तो कैसा मामला जहाँ पर पीटीआई की बल्ले बल्ले हो जाए, वहाँ पर आके इकट्ठा बैठेंगे, कैसे होगा ये काम? जी ज़रियात, वज़ीर आज़म इमरान खान की पैदाइश से कुछ 3 साल पहले एक गीत आया था जो भारत और पाकिस्तान में छा गया था, और वो गीत था लारा लप्पा लाई रखदा। देखिए वज़ीर आज़म साहब इससे पहले भी 2 सूबे दे चुके हैं। इससे पहले जो है आपको मालूम है हज़ारा वालों को भी सूबा मिल चुका है, जनूबी पंजाब वाले भी सूबा एंजॉय कर रहे हैं, और अब गिलगित बल्तिस्तान की बारी है। देखिए आपने अपोजिशन की बात की, अपोजिशन तमाम काम इस सूबे पर करके जा चुकी है। अब वज़ीर आज़म साहब ने पहिया ईजाद करने की कोशिश की है, कहा कि हम ये वादा करते हैं, इस पर तमाम काम हो चुका है। 1999 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के शहरी हैं और वो तमाम ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स इन्वोक कर सकते हैं। 2015 में पिछली हुकूमत ने एक कमेटी बनाई सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में, जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स भी शामिल थे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, जिसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। और 2017 में उस कमेटी ने 93 पेजेस की 93 सफ़े की एक तफसीली रिपोर्ट दी, जिसमें तमाम रोड मैप दिया हुआ है। और उसमें उन्होंने जो रोड मैप दिया उसमें प्रोविंस की बात की। एक दूसरा उन्होंने कहा कि जितनी आईनी बॉडीज़ हैं पाकिस्तान की, NFC, NEC, इरसा, उन तमाम में भी गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया जाए। तो ये मसला तो एक लिहाज से तय हो चुका है, लेकिन क्योंकि पिछले साल 2.5 साल ज़ाय हुए, अब ये काम नहीं हो सकता। जो कुछ मोदी साहब ने इंडिया में कर दिया है, कश्मीर में कर दिया है, इस वक्त
जो प्रोविंशियल प्रोविंस बनाना है ये पॉलिटिकली तबाहकुन है। आईनी तौर पर कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, जो आपने 1963 का बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, जिसकी अभी बात हुई, उसके आर्टिकल 6 में आपने एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिख दी थी, वो मैं पढ़ देता हूँ। द टू पार्टीज हैव अग्रीड दैट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, द सॉवरन अथॉरिटीज कंसर्न विल रीओपन नेगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कि जब कश्मीर का मसला तय हो जाएगा तो आप इसको रीओपन कर देंगे। इसी का नाम प्रोविंशियल प्रोविंस है और उनको आप तमाम हकूक दे सकते हैं, आईनी कोई रुकावट नहीं। उसी लाइंस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1963 में इसका रास्ता खोल गए हैं, लेकिन आप नहीं दे सकते क्योंकि इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये कश्मीर के अवाम का बहुत बड़ा दिल दुखाने वाली बात होगी। उनका दिल टूट जाएगा, तहरीक पर असर पड़ेगा, अवामी तौर पर पॉलिटिकली आपके स्टैंड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए कि ये वक्त ज़ाय हो गया। मेरे ख्याल में अब हमें नया सलूशन लाना होगा। इस वक्त बेहतर होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जैसा कुछ सेटअप गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जाए ताकि हमारी पोजीशन भी मजबूत हो और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको भी बुनियादी हकूक मिले और उनको भी खुशी हासिल हो। सिद्दीकी साहब, गिलगित के लोगों ने डोगरा राज को शिकस्त देकर पाकिस्तान को चुना। अब उनकी राय को मुकद्दम रखकर अगर गवर्नमेंट ऐसा करना चाह रही है, फिर हम लोग एक भी कह रहे हैं कि इस मामले पर अस्करी क़यादत की भरपूर सपोर्ट उसे हासिल है, पीटीआई ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी, कर देगी ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रिया। आप देखें कि ये गिलगित बल्तिस्तान के जो मामलात हैं, इसमें बड़ा डिप्राइव्ड इलाका है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। और जिस तरह आपने कहा कि डोगरा राज के बाद उन्होंने पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनको तो इस तरह का स्टेटस बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी और मेन स्ट्रीम में लेके आए। उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे काफ़ी तरक्याती काम करवाए और अब पीटीआई की गवर्नमेंट की वहाँ पे हुकूमत बनी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तीनों पार्टीज़ जो बड़ी पार्टीज़ हैं, इनको मिल के गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए सोचना चाहिए। इन्हें अपनी सियासी दुकानदारी नहीं चमकानी चाहिए। जो मौजूदा ऑपोजिशन है उसकी नॉन सीरियसनेस का आप तो अंदाज़ा इन बातों से लगा सकती हैं कि जो सीरियस मामलात हैं, जैसे कोरोना से पाकिस्तान में कितनी अमवात इस वक्त हो रही है, लेकिन वो जलसे जुलूस करने से बाज नहीं आ रहे। जो कायमा कमेटी में कहीं पे डिस्कशन है उसमें गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठना चाह रहे। और थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है कि वो हर बात के ऊपर जो इम्पोर्टेंट होती है वो अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलती। तो बात तो यही है कि जब ये लोग मिलजुल के चलेंगे और आवाम के बारे में सोचेंगे, अपने मफादात ये पीछे रखेंगे, तो डेफिनेटली गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये बेहतर कर सकते हैं, सूबा बन सकता है वहाँ पे। हमें ये नहीं देखना कि आज़ाद कश्मीर के लोग क्या कहेंगे या कश्मीर के लोग क्या कहेंगे। हमने हमेशा ये कहा है कि कश्मीरी जो है आवाम है वो कश्मीर का फैसला करेगी। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अपने बारे में खुद फैसला करेंगे। अगर उनकी एक ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे सूबा चाहते हैं और गवर्नमेंट आईनी और जो दूसरे कानूनी मामलात हैं उनको कौमी असम्बली में आके डिस्कस करती है। अभी आप देखें कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, तो सेनेट में भी पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है वो अक्सरियत हासिल हो जाएगी। उसके बाद मई में कश्मीर के इलेक्शंस हैं, तो जब वफाक में गवर्नमेंट होती है उसी की गवर्नमेंट कश्मीर में भी बनती है, तो रास्ता साफ़ होता चला जाएगा। हमें गवर्नमेंट या इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, जिस तरह कुछ मेरे दोस्तों ने किया। अगर एक अच्छी बात की गई है और उसके ऊपर अमल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे तो ये सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। ये किसी एक पार्टी की बेहतरी के लिए अगर वो सूबा बन जाता है गिलगित बल्तिस्तान के बढ़कर हैं जी। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी, जिस तरह से हम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। एक छोटा छोटा सा कमेंट है ब्रिगेडियर साहब आपने ऐड करना, और एनबीसी आपकी तरफ से आपने भी हाथ उठाया। ब्रिगेडियर साहब पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, फिर क्विकली कीजिएगा ताकि मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ सकूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इसको, ये जो चेंज ऑफ स्टेटस है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप करते हैं तो ये आपके केस को स्ट्रेंथन करेगा। इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो है वो एक चीज की तरफ इशारा करती है जिसको कहती है मटेरियल चेंज। और मटेरियल चेंज को डिफाइन करते हुए वो ये कहते हैं कि मटेरियल चेंज का मतलब है कि वहां पे कोई स्टेटस जो है डेमोग्राफिकली और स्टेटस जो है वो सोशली उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। इंडिया ने वो स्टेटस डेमोग्राफिकली तब्दील करने की कोशिश कर रहा है
यानी वहां पे वो हिंदुओं को लाके बसा रहा है। पाकिस्तान कोई मटेरियल चेंज नहीं ला रहा, पाकिस्तान सिर्फ उसको एक स्टेटस दे रहा है, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन वाला जो यूएन की क्लासेस में एम्प्लीफाई किया गया। तो ये जब आप अगर वहां पे स्टेटस देते हैं तो ये आपके केस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फर्दर स्ट्रेंथन करेगा, किसी तरीके कार से वीक नहीं करेगा उसके अंदर। ठीक है, एनबीसी क्विकली प्लीज। ब्रिगेडियर साहब ने जो पहले जवाब दिया था बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए तो बिल्कुल काबिल कबूल है, लेकिन कश्मीरियों को आपको राज़ी करना पड़ेगा। और मैं नसीम साहब के इस बयान से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि कश्मीरियों जो चाहे सोचते रहें, उनका क्या है, उनका क्या ताल्लुक़ है इससे। ताल्लुक़ तो कश्मीरियों का ही है इससे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि मैं कश्मीर जा चुका हूँ, मकबूजा कश्मीर जा चुका हूँ, कई शहरों में गया हूँ मैं, और मुझे पता है वो लोग क्या सोचते हैं। और ये दिल दुखा है उनका, वो बुरा मान चुके हैं। बताएं मुझे गिलानी साहब ने को जो निशान इम्तियाज़ दिया गया था वो किसने वसूल किया? कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या कह रही है? आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों से बात कर लेना, वो क्या कह रहे हैं। तो उनको भी ख्याल करना पड़ेगा, ये जो हम फार्मूला बना रहे हैं उनको वो मुसलत ना करें, उनसे बात करें, उनसे मुज़ाकरात करें, और बिल्कुल ये बात करें कि वही बात है जो हमने अक्साय चीन पे की थी कि जब हतमी फ़ैसला होगा तब इस पर बात कर लेंगे। हम जम नहीं कर रहे इसको, हम इसको पाकिस्तान में जम नहीं कर रहे, एक उबूरी आइनी सूबा बना रहे हैं हम, ताकि उनको वो तमाम हकूक़ मिल जाएं, इख्तियारात मिल जाएं। कश्मीरी मेन पार्टी है। ठीक है, अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि किस तरह से उन्होंने अपोजिशन को इसमें उसका ताउन लेना है, ये किस तरह से मामला जो है कानूनी और आइनी हैसियत इख्तियार करेंगे, लेकिन फिर भी लचक का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान में इस पर जो सियासी गहमागहमी है वो ये इंडिया दे रही है कि इतनी जल्दी किसी भी मामले पर अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो ऐसे भी बयान सुनते हैं कि हम सियासी कुव्वतों के साथ बात करने से इनकारी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना साहब की, जिन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया और प्रोग्राम हार्ड टॉक था, जब उनके मेज़बान की जानिब से कुछ तुंदो तेज़ सवालात डार साहब से पूछे गए। शायद किसी न किसी हद तक ना तो वो अपने जवाबात से उन्हें मुतमईन कर सके, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं इस सीट पर बैठकर, उनके सामने बैठकर कि किस किस्म के जवाबात उन्होंने देने हैं। इस तमाम तर गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार साहब के जो एक्सप्रेशंस रहे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही, या जिस किस्म के सवालात के जवाबात के दौरान उनको जिस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जरा आप देखिए प्रोग्राम में हुआ क्या। We are saying we have experienced all poll 2018 surveys indicate the PMLN will win, but the observers, the Human Rights Commission of Pakistan, the dirtiest election. Everybody knows has been stolen from us. And to जी, तो आपने सुना नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा जुमला था जो उनकी जानिब से कहा गया। बहुत सारे ऐसे सवालात थे कि जिसके जवाबात देने में इसहाक डार साहब कुछ घबराए नजर आए, और ऐसे में हमने देखा कि सूबाई वज़रा हो या फिर वफाकी वज़रा हो, उनकी जानिब से जिस तरह से ट्विटर के महाज पर एक जंग जारी है वो भी हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी खासा ट्रोल किया जा रहा है इसहाक डार साहब के इस इंटरव्यू को। एक ऐसा माहौल जब हमने PDM को देखा है, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि वो अपनी सह कायम कर रही है अपने जलसों के थ्रू, ऐसे में आके इसहाक डार साहब इंटरव्यू दे देते हैं। नासिर चौकताई साहब जरा फरमाइएगा, डार साहब ने ये इंटरव्यू देखकर अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी? मैं तो पूछता रहा हूँ सबसे कि इनको धक्का किसने दिया था, किसने कहा था आप इंटरव्यू देने चले जाएं। और वो 2-3 मिनट जो इनके गुजरे वो वाकई भारी थे, वो वाकई भारी थे। और वो जाहिर सी बात है कि कोई ये कह रहा है मेरा घर नहीं है, मेरा फ्लैट नहीं है, मेरी अराजी नहीं है, तो वो यकीनी तौर पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं ही नहीं कह रहा कोई झूठ बोल रहे थे, उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो सरकारी तर्जुमानों के हमले हुए हैं वो कमाल की बात है उस 2 मिनट पर। बाकी 22 मिनट पर किसी को एतराज़ नहीं है, वो 22 मिनट मुख्तलिफ हैं और ज़्यादा अच्छे हैं वो, लेकिन ये 2-3 मिनट जो हैं ये क़यामत के गुज़रे उनके ऊपर। और वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। क्या ये वही कह रहे थे उनके पास कुछ नहीं है, तही दस्त हैं, खल्लाश हो गए, कंगाल हो गए, दिवालिया हो गए, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि उन्होंने फिर बाद में और भी कोई, अच्छा ये भी नई बात कोई नहीं है इसके अंदर कि वो ये कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, हुकूमत करिए, इनके पास बहुत कुछ है, मुकदमे भी है। और शायद अकबर साहब
जो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर गए, वो कई बार इनको लेने वहाँ गए भी थे लेकिन नहीं आ पाए। उनकी नाकामी, पहले तो उसका भी हिसाब दिए लोग। फिर दूसरा उन्होंने वो भी जिक्र किया सिविल मार्शल रिलेशनशिप का। अब बात ये है कि ये भी पुराना किस्सा है, पुराना कज़िया है, कोई नई बात नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब ने कहाँ से शुरू किया, नवाज़ शरीफ साहब किस प्रोसेस से गुज़रे, अब कहाँ पहुँचे हैं, वो भी पुरानी कहानी, पुरानी दास्तान है। तो मुझे लगता ये है कि पुराना और नया पानी मिला लें, शराब मिला लें तो दुआदशाह आता है, दुआदशाह हो गया वो। लेकिन ये कि वो 2 मिनट अगर निकाल दें आप तो बाकी इंटरव्यू मुनासिब है। और वो आज की जो पॉलिसी है नवाज़ शरीफ की उसका है। लेकिन मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि एक नेशनल डायलॉग चाहिए जिसमें सियासतदान भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, सियासत आर्मी भी करे, अदालत भी करे, सियासतदान भी एतराफ़ करें। और यहाँ पर ये एतराफ़ होना बहुत ज़रूरी है कि किसने माशाल्लाह का साथ दिया, किसने फ़ौज का साथ दिया, किसने लोगों को फांसी घाट तक पहुँचाया, किसने इंसानों के हुकूक सलब किए और किसने माशाल्लाह की। चलिए आपके इस सवाल का जवाब ज़रा मैं ब्रिगेडियर साहब से भी लूँगी। बहरहाल क्योंकि ये एक सहाफ़ी की तरफ से कुछ सवालात हैं तो मेरी कोशिश पहले जरा कुछ सीनियर सहाफ़ियों से सवाल से बात हो जाए। रज़ा रोमी साहब, बतौर सहाफ़ी आपने क्या तज्जिया किया इसका? मैंने भी आपकी ट्वीट्स देखी ट्विटर पर, और जो ये सब कुछ रहा, ये मतलब कुल्हाड़ी पे पाँव दे दिया या कुल्हाड़ी मार दी अपने पाँव पे इसहाक़ साहब ने? देखिए, मेरे ख्याल से कुल्हाड़ी कोई ऐसी खास थी मारी, उसका ज़्यादा हंगामा और तमाशा बना दिया, क्योंकि वो जैसे एनबीसी ने कहा उसके 1-2 मिनट जो हैं वो हुकूमत के लिए और पीटीआई के बयानिए को तक़वियत दी उन्होंने, तो उसको खूब चलाया उन्होंने सोशल मीडिया पर, उस पर बयान और ताने और जो है खूब सारे वो दिए गए, तो उसकी हाइप ज़्यादा बन गई है। वो इंटरव्यू ठीक था जैसे होता है, वो बीबीसी हार्ड टॉक का जो फॉर्मेट है वो है ही ऐसा कि इंटरव्यूअर जो है वो जारहाना अंदाज में सवालात वो करते हैं, डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं, और उस पर वो जो भी पॉलिटिशियन हो उनके सामने या कोई और पब्लिक फिगर हो उसको वो टफ टाइम देते हैं। इसका नाम ही हार्ड टॉक है, तो नाम से ही जाहिर है कि क्या है। मगर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शायद डार साहब जो है वो उनकी तैयारी इतनी सही नहीं थी, क्योंकि 1-2 जगह पर वो उन्होंने जैसे अभी एनबीसी ने भी कहा और कि वो तैयार नहीं दिखाई दिए उन सवालात का सामना करने के लिए। वरना बातें तो उन्होंने देखी है, जो उन्होंने बातें कही हैं, बाकी बातों पर कोई गौर नहीं हो रहा। उन्होंने इलेक्शन के बारे में बात कही, 2018 के इलेक्शन, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ का जो किस्सा है उसके ऊपर बात की, दीगर मामलात पे बात हुई, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। और मज़े की तो बात यह कि अभी आपने भी उनका क्लिप चलाया अपने शो में, हालांकि उनकी तमाम इंटरव्यूज पर पाबंदी है पैमरा की तरफ से। तो ये भी एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को एक बीबीसी का इंटरव्यू वो में जाकर देंगे और फिर उस इंटरव्यू का मजाक उड़ाने के लिए या उसके चीथड़े उड़ाने के लिए वो हमारे चैनल्स पर ट्रांसमिट होगा। तो ये तो मुनासिब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आई मीन सवाल ये पैदा होता है कि उनको क्या ज़रूरत आई है हार्ड टॉक पे इंटरव्यू देने की, क्योंकि यहाँ पर पाबंदी है उनके इंटरव्यूज को नशर करने के ऊपर, जो भी उनका स्टेटस है वो कन्विक्टेड है। सवाल फिर वहीं पर है कि मुतमईन तो वो फिर भी नहीं कर सके, अगर वहां पर भी इंटरव्यू दे दिया। यही सवाल अदालतें पूछती थी उनसे, यही सवाल उन्होंने मेजबान ने पूछ लिया उनसे। मेज़बान जो थे वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं थे। जैसे यूरोपियन यूनियन के हवाले से उन्होंने उसके सरबरा का एक बयान कोट किया अखबार से, जो यूरोपियन यूनियन की डिटेल रिपोर्ट है 90-100 सफ़े की, वो इंटरनेट पर दस्तयाब है, कोई भी गूगल करके उसको देख सकता है, उसमें कोई क्रेडिबल का लफ्ज नहीं है। पहली तो ये बात है। दूसरी, उन्होंने वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें कि नवाज शरीफ जो है वो भी मार्शल लॉ का पैदावार है वगैरह वगैरह, वो तो सबको पता है। अभी बच्चे को पता है पाकिस्तान में इसमें क्या नई बात थी इंटरव्यूअर की जानिब से। मगर ये बात ठीक है कि डार साहब को बेहतर अंदाज में जवाब देने चाहिए थे और गालिबन गलतियां वो कर गए मरहले में। जी ब्रिगेडियर साहब, 2 पॉइंट्स यहाँ पर। कल का जो प्रोग्राम है वो ऐसा लगा कि जैसे कोई हार्ड टॉक नहीं हो, एक खुली कचहरी लगा दी गई हो मेजबान की तरफ से, फिर भी सवालात का जवाब देने से डार साहब कासे रहे। दूसरा ये मैंने कहा कि खुद ही कुल्हाड़ी
मार दी। तो वो इसलिए भी कह रही हूँ कि जो एक हाइप क्रिएट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम के जलसों से, वो जितना मोमेंटम बनाया था डार साहब के इस किस्म के इंटरव्यू ने, इन जवाबात ने, क्या वो सब कुछ तहस नहस करके रख दिया या नहीं अभी भी ठीक है सब कुछ? नहीं, पहले जो आखिरी आपने बात की तहस नहस तो नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है अवाम की और लोगों की बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है। तो ये इंटरव्यू 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन डिस्कस होगा, उसके बाद फिर इट विल गो इनटू बैकग्राउंड। और दूसरी बात यह है कि जो वोटर जिसको आप कह रहे हैं, वो लोग जो सर्दियों की तहरीक के लिए सड़कों में, उन्होंने तो इंटरव्यू देखा ही नहीं होगा। ये तो एक क्लास है जो इस इंटरव्यू को देखेगी, और सोशल मीडिया पे भी लोगों के पास पहुंचा होगा तो वो आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे और चलता रहेगा। तो इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीजें पाकिस्तान में जो है वो, जैसे करप्शन के केसेस दब जाते हैं, आके लोग कहने लगते हैं जब इलेक्शन लड़ते हैं कि चल यार कोई नहीं, मेरे ग्रांदा आदमी है, अगर इन्हें थोड़ी जी 2 मिलियन की करप्शन कर ली तो की गल होगी, वोट तो दे दे उन्होंने। तो पाकिस्तान में तो ये साइकी है और यही साइकी चलेगी। लेकिन जहां तक आपने इंटरव्यू की बात की, तो मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा नासिर बेग चुगताई साहब से, और जी वो बाकी चीजें ठीक थी। वो पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है, अगर हम ये कहते हैं कि रज़ाबानी साहब से, रजा से, अपना इसहाक डार साहब की तरफ से पुरानी बात की थी, तो जो अपना जो इंटरव्यूअर जो है वो आपको पता है यहाँ कितने कितने रिप्यूटेड एंकर्स रहे हैं, मतलब टिम सेबेस्टियन रहे हैं, ज़ैनब बदावी रही हैं, टिम फ्रैंक्स रहे हैं। तो ये सारे के सारे अपनी चीज़ों को बड़ा कंट्रोल, बड़ा तैयार करके और बड़ी ऑफेंसिवली आते हैं, और पूरा इंटरव्यू जो बेस करता है वो हाईलाइट करता है पाकिस्तान की सियासत को भी, और जो PMLN का और खास तौर पे नवाज शरीफ का जो रोल रहा है उस सियासत में, उसको बड़ा एम्पलीफाई करता है। पूरे का पूरा इंटरव्यू, ये सिर्फ 2 मिनट नहीं है, आराम से बैठ के पूरा इंटरव्यू अगर आप सुनेंगी तो उसमें उन्होंने डार साहब को ये भी कहा कि जी अगर आप नेक हैं तो आप वापस क्यों नहीं चले जाते, जब इससे बड़ी और क्या बात होती है। अब उसके बाद आप क्या, उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जैसे बात हुई कि आपको भी तो फौज लेके आई थी, तो व्हाई डू यू क्रिटिसाइज आर्मी। दूसरा उन्होंने एक पॉइंट पर भेजा कि जी आप क्या कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की आर्मी सबोटाज में, तो उसका उन्होंने कोई दाएं बाएं, मतलब तमाम इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन दी लॉली, मतलब एक अजीब सी। और दूसरी, आप तो खुद साफी हैं, आपको पता है साफी सबसे बड़ी चीज जो देखते हैं किसी को इंटरव्यू लेते हुए, वो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, और बॉडी लैंग्वेज आपकी ये इंडिकेट करती है कि आप जो चीज कह रहे हैं वो सही है, वो झूठ। मैं तो आउटराइटली कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने झूठ बोला, और वो झूठ बोलने के मास्टर है। और उस इंटरव्यू में उसने कह दिया नवाज शरीफ को कि ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। अब ये बताइए, ये तो उसने अपनी तरफ से तो नहीं कहा, उसने तो वो सेंटेंस पढ़ के सुनाई। यानी मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर आप अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना होगा। मैं अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगे तो मैं तो अपनी सफाई में कहूंगा, बट दैट विल नॉट कैरी अ वेट। आप लोग कहते हैं कि नैब ये करती है, वो करती है, लेकिन चीज ये है कि उस इंटरव्यू ने बहुत सारी चीजों की कली खोल दी है और बहुत सारी चीजों को आश्कारा कर दिया पब्लिक के सामने। सिद्दीकी साहब, बड़ा खूबसूरत मौका मिला था मुस्लिम लीग नून को, डार साहब को अपनी गवाही का, अपनी मासूमियत के हवाले से लोगों को आगाह करने के हवाले से। क्या हुआ कल? ज़रियाब, आपने जो ट्वीट किया था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था, शरारती किस्म का ट्वीट था कि शायद वो सोच रहे थे कि ये टिकटॉक किस्म का कोई इंटरव्यू होगा, और वो तो हॉट टॉक वहाँ पे निकल आया। बिल्कुल उनकी तैयारी नहीं थी, शायद वो गए थे इस चीज़ तरह की जिस तरह पाकिस्तान में अरेंज किस्म के इंटरव्यूज़ दिया करते थे। आपने देखा था कि एक तलत हुसैन जो है वो इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक्स का कर रहे थे, तो उसमें एहसन इकबाल बार बार बोल रहे थे। तो इन्हें आदत है जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ तमाम काम करने की, बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं गए। लेकिन जो अपना मेज़बान था उसने बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे। उसने पूछा इनसे कि ज़िया के दौर में तो आप फौजी के कंधे पे चढ़ के सारी अपनी सियासत शुरू की नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने कहा जी एवोल्यूशन है, पता नहीं डार्विन थ्योरी वहाँ से ले आए नवाज शरीफ के बारे में कि शायद वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे। अभी तो आप शुक्र करें कि उसने मेज़बान ने ये नहीं पूछ लिया कि 3-4 महीने पहले आपने इन्हीं आर्मी चीफ को जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया था असेंबली के अंदर उनके एक्सटेंशन के लिए। तो ये तो अभी भी कंधों पे चढ़ने के लिए सवार है, अभी भी रातों को मीटिंग्स होती हैं। आपने देखा कि मोहम्मद जुबैर ने जाके आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। तो बात ये अपनी बारी लेना चाहते हैं ये लोग, 2-4-5 साल भी हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते। तो इनको इतना अच्छा एक मौका मिला था कि आपको एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक इतना
अच्छा फॉरम BBC का, वहाँ पे आप दुरुस्त सवाल देते हैं। अगर उसने सवाल पूछा कितनी प्रॉपर्टीज़ है तो आप बता देते हैं जी मेरी 5, 7, 8, 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने ईमानदारी से कमाई है, सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। और माशाल्लाह आप देखें कि इतना सेहतमंद बीमार जो है मैंने पहली दफ़ा देखा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं उनकी बीमारी पे बात नहीं कर रहा, लेकिन देखें ना लोग भी तो देख रहे होते हैं ना कि आप माशाल्लाह आशाश बशाश बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं सर्वाइकल पेन है, 3 साल से इलाज चल रहा है। अगर इधर हुकूमत चेंज होती है या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो दूसरे दिन दौड़े दौड़े आप वापस आ जाएंगे, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये और पाकिस्तान की बदनामी थी। आप देखें कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में आप ह्यूमन राइट्स के मामला देख लें। मुझे तो लग रहा था कि इंडियन बयानिया जो है वो लेके बैठे हुए थे। 2013 के इलेक्शन जिसमें मुस्लिम लीग नून जीती थी, वो भी तो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ROs के इलेक्शन थे। तो इलेक्शन तो कभी भी पाकिस्तान में कोई भी राजी नहीं होता, जो जीतता है जो हारता है वो दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगाता है। तो उनको एक जी पॉइंट आपका आ गया, ऑप्शन भी क्लियर होगी। मैं मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। ज़कीर खान साहब आपकी तरफ आऊंगी। कुछ सवाल तो कल मेजबान ने कर लिए और साहब के इंटरव्यू के बाद कुछ सवाल अब लोगों के दिलों में हैं, लोगों के जहनों में। ये फुल टॉस था कल। जी, आपने कहा कि बड़ा अच्छा मौका था। ये देखें ऐसा मौका है जो आपको कसाब की दुकान पे मिलता है। ये स्पेनिश का वर्ड है टोरेरो, यानी बुल फाइटर। देखिए ये जो हार्ड टॉक है इसमें जाना बुल फाइटर्स का काम है। ये बहुत बहुत हार्डन्ड पॉलिटिशियन का काम है, जिस चीज़ का आदी हो। अब मैं सोच रहा था कि इसाक डार साहब को भेजते हुए शायद नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा कि चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करे। चढ़ जा। मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने उनको भेजा ही क्यों। देखिए वो फाइनेंस के आदमी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है चढ़ गया वो। पाकिस्तान के कामयाब तरीन फाइनेंस मिनिस्टर्स में से एक हैं। अपने दौर में उन्होंने पाकिस्तान का टैक्स डबल किया, 2000 अरब से 4000 अरब किया। पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार को दुगना किया, 5.4% तक लेकर गए। अपने दौर में उन्होंने महंगाई को आधा किया। तो अपने डोमेन के तो वो बादशाह हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू वो कर सकते थे। अगर ये बात फाइनेंस की होती तो उनका जाना बनता था। लेकिन एक पॉलिटिकल इंटरव्यू के लिए एक ऐसे कन्फ्रंटेशनल फॉर्मेट में जहां बुल फाइटर चाहिए, उनको भेज क्यों दिया गया? यहाँ ये जाहिर होता है कि हमारी अपोजिशन और ख़ास तौर पर PMLN कम्युनिकेशन के मैदान में कितनी कमज़ोर है, कि बुनियादी फ़ैसलों में कितनी गलती करती है। अब मुकाबला उनका एक ऐसी पार्टी से है जो कम्युनिकेशन खाती है, कम्युनिकेशन पीती है, कम्युनिकेशन ओढ़ती है, कम्युनिकेशन सोती है, कम्युनिकेशन बोलती है, जिसका हर वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जहां प्राइम मिनिस्टर अपना आधा टाइम जो है वो कम्युनिकेशन पर लगाते हैं। उसके साथ इनका मुकाबला है और उनको इतना ही पता नहीं कि खुदा के बंदो पहले तो इधर जाओ ही ना इस कसाब की दुकान पे, और जाना ही है तो किसी ऐसे को भेजो जो ठीक तरह से वहां जाके फेस कर सके। तो मैं बिल्कुल समझता हूं ये उनकी नाकामी हुई है। और अगरचे कोई नई चीज नहीं थी, उसमें कुछ भी नया नहीं था। वो तो सवाल भी पुराने थे, सवाल भी पुराने थे, जवाब भी पुराने थे, डिस्कशन भी पुरानी थी, कुछ नया नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल बौखलाहट थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, फेस नहीं कर सके और उन्होंने चीतों के लिए 2-4 दिन बहुत अच्छे कर दिए। मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, NBC कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली कीजिएगा ताकि मैं ब्रेक ले सकूं। मैं सिर्फ छोटी सी बात, ब्रिगेडियर साहब ने कहा नवाज शरीफ को भेज देते। CNN ने नवाज शरीफ को कॉल किया, प्राइम मिनिस्टर थे, और कहा हम आपसे 2 मिनट चाहते हैं, 5 मिनट चाहते हैं। तो उसके बाद उनका यस कमिट कर लिया। लेकिन फिर जब लाइन पर आए तो मुशाहिद साहब आए, तो मुशाहिद साहब आए फिर लाइन पर, क्योंकि वो CNN था। तो मुशाहिद साहब जाहिर है बहुत तगड़े आदमी हैं, उन्होंने टिका के जवाब दे दिए। अब मैं आपको मिसाल दूँ एक बिलावल भुट्टो की, कि बिलावल इसी पोजीशन में आया था एक बार लंदन में, यही पोजीशन थी बिल्कुल, और उससे बड़ा ख़तरनाक सवाल हुआ था कि इमरान खान के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उसका प्रिसाइज जवाब था कि ये मुल्क का अंदरूनी मसला है मेरा, मैं अपने मुल्क में जाकर इस पर बात करूँगा, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। चले मुझे खत्म हो गई थी, वरना वो कहता सिलेक्टेड था, ये था, वो था। मैं खुद एक सवाल बस यहाँ पे इंटरव्यू को ऐड करूंगी। मेरा सवाल बाकी है कि धक्का किसने दिया था, ये तहकीकात करें। चलें, इसका जवाब शायद मरियम बीबी दे दें अपने 13 दिसंबर के जलसे में, कुछ हमें बता ही दें। लेकिन मैं बस सेगमेंट कंक्लूड करते हुए एक सवाल यहाँ पर ऐड करूंगी जो कि इस इंटरव्यू का हिस्सा था कि इस्हाक डार साहब, आप पाकिस्तान में इश्तिहारी और मतलूब हैं, तो क्या आप कानून से बचने के लिए लंदन आए हैं? जिसका जवाब था बिल्कुल नहीं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना वैक्सीन अवाम को मुफ्त फराहम करने का फैसला सामने आया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए हुकूमत फंड इकट्ठे कर रही है और 2021 की दूसरी सहमाही में अवाम को मुफ्त वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। ये दूसरी सहमाही 2021 मतलब बात हो रही है अप्रैल मई जून के हवाले से, लेकिन नेक नियति तो हमने देख ली गवर्नमेंट की। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? क्या ये अमली तौर पर मुमकिन हो सकेगा? ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, अमली तो ये मुमकिन है? तो मेरा ख्याल है एक स्टडी होनी चाहिए कि वैक्सीन इसकी जो वैक्सीन लगाएंगे उसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। ये जो मेडिकल जर्नल्स में दुनिया में जो लोग लिख रहे हैं वो तो इसके वैक्सीन के बड़े नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन ना लगवाएं क्योंकि इसके जो असरात हैं वो आपकी बॉडी में जीन्स के तौर पर बहुत अरसे तक जो है महफूज रहेंगे और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। ये चीजें सामने आ रही हैं। अभी जहां तक आपने कहा मुफ्त प्रोवाइड करने का वैक्सीन को, तो ये तो अभी आउटले जब होगा या कितनी वैक्सीन आती है और उसके लिए कितने फंड डेडिकेट होते हैं और उसको क्या वो फंड जो है वो डोनेशंस के तौर पे आते हैं या वो फंड जो है इंटरनल किटी से लिए जाते हैं और फिर उसका तरीका कार क्या होगा। सबसे पहले तो ये सोच की बात है कि उस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो मशीनरी चाहिए और जो जा रहा है कि वो बिलो 70 डिग्री के ऊपर आप उसको सिक्योर रखेंगे, तो पहले तो वो मशीनरी का या नहीं, क्या वो कब आएगी, तो बहुत सारे सवाल हैं जो उस मतलब आप ये कहने कुछ भी कहना कबल वक्त होगा अभी इस सिलसिले में। वक्त मेरे पास मुख्तसर है, सबसे गुजारिश है कि 1 मिनट में अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। एनबीसी आपकी तरफ आऊंगी, क्विकली बताइएगा ये पॉसिबल हो पाएगा मुफ्त वैक्सीन फराहम करना? मुझसे पूछ रहे? जी एनबीसी आपसे मुखातिब हूं। हाँ, अब मैं कह रहा था कि वो जो बात है ना टेम्परेचर वाली, वो ख़त्म हो गई है। एक दवा है सिर्फ जो अमेरिका में बन रही है जो 85 पे जाएगी, बाकी नीचे आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो हिंदुस्तान में तजर्बा हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है और जो सोमालिया में हो रहा है वो तो बहुत अच्छे तजर्बा सामने आए। 95% करेक्शन आई है उसके अंदर और लोगों का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हुए हैं। बुखार बाज़ लोगों को हो जाता है। जहाँ तक सवाल ताल्लुक़ है आपके सवाल का, ये बुनियादी इंसानी हक़ है कि मुफ्त मिले। जिस तरह हमारे यहाँ स्कूलों में लगती थी, स्कूलों में लगती है और स्कूलों में लगनी चाहिए वैक्सीन। आप वैक्सीनेटर आते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, चले जाते हैं और पैसे नहीं लेते। उसी तरह इसको मिलना चाहिए। दुनिया के बहुत से मुल्क ऐलान कर चुके हैं कि मुफ्त देंगे। करोड़ों डोजेज ऑर्डर हो चुके हैं। हम तो अभी पैसे जमा कर रहे हैं ना। लोगों ने ऑर्डर कर दिया है 22 मिलियन डोजेज इंग्लैंड ने ऑर्डर कर दिए हैं। ऐसी अमेरिका की सूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? ऑर्डर में जाना चाहिए, हमें पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, होना चाहिए। बिल्कुल जी, आपके सवाल के जवाब हासिल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 2 कमेटियां बना दी हैं। एक कमेटी ये सोच रही है कि कौन सी वैक्सीन लानी चाहिए और दूसरी कमेटी ये सोच रही है कि वैक्सीन कैसे लाई जाए। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, डॉक्टर फैसल ने अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है। देखिए, 2 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो सबसे पहले ये है कि क्या वैक्सीन हमें मिलेगी। जैसे एनबीसी ने कहा कि लोग प्री बुक करा चुके हैं, हम मार्केट में अब जा रहे हैं और अब 4-6 महीने तक के लिए डोजेज अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि पैसे कहाँ से आएंगे। जाहिर है $100 मिलियन हमने रखे हैं जो बहुत थोड़े हैं, लेकिन उम्मीद है कि हमें बैनुल-अक़वामी ज़राए से सपोर्ट अवेलेबल होगी। तीसरी बात कि इसको लगाए बगैर चारा नहीं, क्योंकि 50% से ज़्यादा को जब तक आप नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान में ये कंट्रोल नहीं होगी। आपकी मुल्की ज़रूरत है कि इसको कंट्रोल करना है तो 50% को लगाना होगा और 50% इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। 5-10% ही कीमत देना अफोर्ड कर सकते हैं। सिद्दीकी साहब, $150 मिलियन मुख्तस किए गए हैं, मुफ्त फराहम करना पॉसिबल होगा? देखिए ज़रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि नीयत अगर कर ली है अच्छे काम की तो बिल्कुल कर सकते हैं इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे मुल्क का मसला हमेशा यही रहा है कि फ़ंड्स जिधर से भी आए सही चीज़ों में खर्च नहीं हुए, करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है। अगर ये सोच रहे हैं कि मुफ्त फराम करनी है, जिस तरह PTI की गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड्स लेके आई है और 10-10 लाख रुपए जो है वो आप हेल्थ के ऊपर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वैक्सीन की तो कोई इतनी ज़्यादा पर डोज कीमत नहीं है। अगर नेक नियति के साथ करेंगे तो बिल्कुल ये पाकिस्तान में
50% से ज़्यादा या तमाम लोगों को भी ये प्रोवाइड कर सकती है। और जैसे NBC ने कहा कि ये तो हक भी बनता है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट का ये एक अच्छा इरादा है और अगर इसको लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जी रज़ा रोमी साहब। जी बिल्कुल, ये आपने अच्छी खबर सुनाई है। अगर वाकई ही में इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है और कमेटीज़ की भी बात हुई है और ये इसको वेलकम करना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल था कि क्या वो कर पाएंगे, देखिए वो ये सवाल नहीं है कि कर पाएंगे, उनको ये करना होगा। उसकी वजह ये है कि आईन पाकिस्तान में एक चैप्टर है पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का। आर्टिकल 38 जो है उसके अंदर बहुत वाज़े अंदाज में ये दर्ज है कि रियासत जो है वो लोगों की सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग की जिम्मेदार है। कोरोना का ताल्लुक जो है वो माशरे से भी है, मईशत से भी है, सेहत से भी है, पब्लिक हेल्थ यानी कि सेहत आमा से भी है। इसलिए ये रियासत के फ़राइज़ में शामिल है और इसके लिए जो फंड्स जो हैं उनकी अभी से तैयारी, अच्छी बात है कि ये मुख्तस किए गए, लेकिन ये नाकाफ़ी होंगे क्योंकि वैक्सीन जो है वो महंगी है अभी फ़िलहाल और बिकेगी महंगी, और उसको बिल्कुल उसके लिए हमें पैसे भी डाइवर्ट करने होंगे और वो निज़ाम पूरा इंस्टीट्यूट करना होगा जिसके तहत हर कोने और हर जो बच्चे को वो और बड़े को दस्तयाब हो। आप ये कह रहे हैं कि करना पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमत को ये करना होगा, जिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ अमली तौर पर ये मुमकिन हो सकेगा। और इसका भी गवर्नमेंट को ही खुद चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में जब कोरोना आया उस वक्त हमें आम सर्जिकल मास्क जो है जो 5 रुपए वाला 50 रुपए में मिला, N95 मास्क की जो कीमत थी वो 1000 रुपए में दस्तयाबी उसकी मुमकिन हो पा रही थी। तो अगर ये बात वैक्सीन के हवाले से हम कर रहे हैं तो खुद सोचें कि अगर माफिया के हाथ में वैक्सीन लग गई तो शायद बहुत बुरा हो सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।